हमारा अगला टॉपिक है सजीवों के महत्वपूर्ण लक्षण, अर्थात इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब सजीवों में बहुत सारे महत्वपूर्ण लक्षण पाए जाते हैं, जिसमें से प्रमुख लक्षण है वृद्धि, जनन, उपापचयन, चेतना और कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन ये सजीवों के प्रमुख और महत्वपूर्ण लक्षण हैं। अब इन लक्षणों को एक एक करके उल्लेख करते हैं। सबसे पहला लक्षण है वृद्धि, अर्थात ग्रोथ। वृद्धि के भी दो अलग अलग तात्पर्य होते हैं, क्योंकि सृष्टि में पाए जाने वाले जीवों को हम दो प्रकार में विभेदित करते हैं। पहले जीव हैं एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, और दूसरे हैं बहु कोशिकीय जीव। बहु कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव वो होते हैं जो सिर्फ एक ही कोशिका द्वारा निर्मित होते हैं और उनकी सारी जीवन की क्रियाविधियां और सारे प्रक्रम वो एक ही कोशिका पूर्ण करती है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं अमीबा, जीवाणु, यूग्लिना, पैरामीशियम आदि। और बहुकोशिकीय जीव वे होते हैं जिनकी काया में एक से अधिक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं और ये सारी कोशिकाएं एक साथ अंतर क्रिया करके उस जीव के विभिन्न क्रियाओं को संचालित करती हैं। बहुकोशिकीय जीव के प्रमुख उदाहरण हैं मनुष्य, पीपल, नीम, बंदर, गाय आदि। अब इन जीवों में वृद्धि के अलग अलग तात्पर्य हैं। जैसे एक कोशिकीय जीव में वृद्धि का तात्पर्य है कोशिकाओं की कोशिका के भार में वृद्धि, कोशिका के भार में वृद्धि। जैसे यहाँ पर हमने बनाया है अमीबा। आपको पता ही होगा कि अमीबा की जो आकृति होती है वो असमान आकृति होती है। तब अमीबा भोजन ग्रहण करता है और अपने अंदर प्रोटीन का और भोजन का संचय करता है। इससे इसका भार बढ़ता है। ये था उसका प्रारंभिक भार। भोजन लेने के पश्चात उसका भार में वृद्धि हो गई, तो इसको हम एक कोशिकीय जीवों में होने वाली वृद्धि बोलेंगे। क्योंकि अब अगर ये और वृद्धि करेगा तो इसके अंदर द्विविभाजन हो जाएगा। द्विविभाजन माने बाइनरी फिशन। ये अमीबा बीच में से टूट जाएगा और दो पुत्री कोशिकाओं को जन्म देगा। इसलिए एक कोशिकीय जीवों में संख्या में वृद्धि हम नहीं कह सकते। एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि का तात्पर्य होता है सिर्फ कोशिका के भार में वृद्धि। जबकि अगर हम बहुकोशिकीय जीवों की बात करें तो इसमें भी वृद्धि के दो तात्पर्य होते हैं। पहला तात्पर्य होता है
कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, और दूसरा होता है कोशिका या काया के भार में वृद्धि। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे अंदर बहुकोशिकीय जीवों के अंदर कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए जो कोशिका विभाजन उत्तरदायी होता है उसे हम कहते हैं समसूत्री विभाजन अर्थात माइटोसिस। और जो हमारे जनन के लिए उत्तरदायी होता है वो है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन माने मियोसिस। तो मियोसिस से हमारे मियोसिस से हमारे अंदर बनते हैं युग्मक माने गैमीट्स। जंतुओं में और मनुष्यों में नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं यानी कि स्पर्म, और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं माने कि ओवम। जबकि हमारे अंदर कोशिकाओं के संख्या बढ़ाने के लिए समसूत्रण या माइटोसिस उत्तरदायी होता है। हमारे अंदर बहुकोशिकीय जीवों के अंदर वृद्धि को और जनन को एक दूसरे का पर्यायवाची नहीं मान सकते, परंतु एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि और जनन को एक दूसरे का पर्यायवाची कहा जा सकता है। इसका कारण है एक कोशिकीय जीव जैसे ही भार में वृद्धि करेगा उसका दो भाग में टूटना निश्चित है। तो वृद्धि और जनन बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। अब हम आते हैं वृद्धि की विभिन्न प्रारूपों में। वृद्धि जो होती है वो पौधों में और जंतुओं में बिल्कुल अलग अलग प्रकार से होती है। जैसे हम मनुष्य जंतु हैं, हमारे अंदर वृद्धि एक निश्चित जीवन काल तक होती है। जैसे उदाहरण तरह जैसे मैं हूँ, मेरे अंदर जो मेरा आकार है, मेरी लंबाई है वो निश्चित हो चुके हैं, अब लंबाई आगे नहीं बढ़ेगी। तो जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित जीवन काल के लिए होती है और ऐसी वृद्धि को हम कहते हैं सीमित वृद्धि या निश्चित वृद्धि अर्थात लिमिटेड या डेफिनेट या डिटर्मिनेट ग्रोथ। जबकि पौधों में जो वृद्धि होती है वो उनके समस्त जीवन काल तक रहती है। जब तक वो जिंदा रहते हैं तब तक उनमें वृद्धि चलती रहती है और ऐसी वृद्धि को हम कहते हैं असीमित वृद्धि या अनिश्चित वृद्धि। इसको अंग्रेजी में अनलिमिटेड, इनडेफिनेट या इनडिटर्मिनेट ग्रोथ कहा जाता है। अब बात करते हैं वृद्धि के प्रारूपों की। वृद्धि के विभिन्न प्रारूप होते हैं। जैसे जो घास होती हैं, घासों में जो वृद्धि पाई जाती है वो शीर्षस्थ कोशिका की सक्रियता के कारण होती है। शीर्षस्थ कोशिका की सक्रियता, इसका तात्पर्य है जैसे ये कोई घास है और ये इसका शीर्ष है, तो इसकी जो शीर्षस्थ कोशिका है वो विभाजित होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी और कुछ दिन के बाद ये आपको वृद्धि दिखाई पड़ेगी। इसको कहते हैं शीर्षस्थ कोशिका की सक्रियता। दूसरा है शैवाल। ये जो शैवाल होते हैं
इनमें जो वृद्धि पाई जाती है ये होती है विसरित वृद्धि। विसरित वृद्धि अर्थात डिफ्यूज्ड ग्रोथ। शैवाल माने काई। आप लोगों ने शैवाल को देखा होगा जहाँ पानी टपकता रहता है। शैवाल ज़्यादातर हरे रंग की होती है, इसको काई कह सकते हैं। और इसमें मूल मतलब जड़, तना और पत्ते स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। आपको दूर से देखने से लगेगा कि पीले रंग की रुई या हरे रंग की रुई या कपास को चिपका रखा हो। तो इसमें जो वृद्धि होती है उसमें अंगों का विभेदन नहीं होता। इस प्रकार की वृद्धि को विसरित वृद्धि या डिफ्यूज ग्रोथ कहते हैं। अब आती है पराग नलिका की वृद्धि। पराग नलिका, पराग नलिका माने पोलन ट्यूब। ये पुष्पीय पादपों में होती है, माने एंजियोस्पर्म्स में बनती है। इसमें पराग कण उड़कर आता है और मादा जनन अंग के वर्तिकाग्र पर आकर बैठ जाता है। इस क्रिया को हम परागण कहते हैं। अब इस पराग कण में से पराग नलिका निकलती है और ये पराग नलिका नर युग्मकों को मादा युग्मक माने अंड कोशिका तक लेकर जाती है। यानी कि पराग नलिका लंबी होती जाएगी और बाद में यहाँ पर आकर निषेचन की क्रिया को संपन्न करेगी। इसलिए पराग नलिका शीर्षस्थ वृद्धि दर्शाती है। शीर्षस्थ वृद्धि दर्शाती है मतलब एपिकल ग्रोथ। तो ये थे कुछ वृद्धि के प्रारूप या उदाहरण। अब हम बात करते हैं सजीवों में वृद्धि की। सजीवों में वृद्धि बहुत महत्वपूर्ण गुण है और ये सजीवों का महत्वपूर्ण गुण है, परंतु यह सजीवों का पारिभाषित गुण मतलब डिफाइनिंग फीचर नहीं है। इसका कारण है वृद्धि निर्जीवों में भी पाई जाती है। निर्जीवों में भी पाई जाती है, लेकिन निर्जीवों में होने वाली वृद्धि और सजीवों में होने वाली वृद्धि एक दूसरे से बहुत भिन्न है। सजीवों में होने वाली वृद्धि और निर्जीवों में होने वाली वृद्धि एक दूसरे से बहुत अलग होती हैं। कैसे? हम सजीव हैं, हमारे अंदर जो वृद्धि होती है वो अंदर से होती है। जो हम भोजन का भक्षण करते हैं, हम भोजन खाते हैं, वो अंदर जाकर अवशोषित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे अंदर वृद्धि होती है। इस प्रकार की वृद्धि को हम आंतरिक वृद्धि कहते हैं। आंतरिक वृद्धि कहते हैं मतलब इंटरनल या इंट्रिंसिक ग्रोथ। जबकि निर्जीवों में जो वृद्धि होती है वो बाह्य सतह पर तत्वों के जमाव के कारण होती है या स्थूलन के कारण होती है। इस प्रकार की वृद्धि को हम बाह्य वृद्धि मतलब एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। उदाहरण, पहाड़ों का निर्माण। आपको पता है
पहाड़ों और पर्वतों का निर्माण कैसे होता है? इनका निर्माण होता है धीरे धीरे मृदा के कण बहुत समय से एक दूसरे से संयोजित होकर एक दूसरे के ऊपर जमाव करके पहाड़े, चट्टाने और पर्वतों का निर्माण करते हैं। दूसरा उदाहरण है रेत के टीलों का निर्माण। ये वायु के द्वारा होता है। हवा और आंधी चलती है, रेत के कणों को एक के ऊपर एक लगाकर रेत के टीले बना देती है। इसका तीसरा उदाहरण है कोशिका भित्ति का निर्माण। ये मैं आपको समझाता हूं। ये है एक पादप कोशिका और इस पादप कोशिका में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गोल्जी सम्मिश्रण, अंतःप्रद्वयी जालिकाएं आदि। तो दो कोशिकांग ऐसे हैं जो उत्सर्जन से संबंध रखते हैं, वो हैं अंतःप्रद्वयी जालिकाएं और दूसरे हैं गोल्जी सम्मिश्रण या गोल्जी उपकरण। अब क्या होता है, ये जो तत्व होते हैं ये पादप कोशिका से अपशिष्ट पदार्थ मतलब कूड़ा कचरा या काम में ना आने वाले पदार्थ को कोशिका झिल्ली के बाहर फेंकना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे जो ये तत्व हैं ये बाहर आना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे से चिपकने लगते हैं और इनका स्थूलन होने लगता है। धीरे धीरे इनकी मोटाई बढ़ती रहती है और ये कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मृत झिल्ली है, लेकिन उसमें विस्तार की या वृद्धि की क्षमता पाई जाती है। और उसमें वृद्धि कैसे होती है? वृद्धि होती है बाह्य सतह पर तत्वों के जमाव के द्वारा। ये था पहला अंतर, सजीवों में होने वाली वृद्धि आंतरिक वृद्धि, निर्जीवों में होने वाली वृद्धि बाह्य वृद्धि। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट कहता है हमारे अंदर जो वृद्धि होती है वो एक दिशीय होती है। एक दिशीय मतलब हमारे अंदर जो वृद्धि है वो एक ही दिशा में चलती है। जैसे जब मेरा जन्म हुआ होगा तो एक छोटे बालक के रूप में हुआ होगा, अब ये मैं बढ़ बढ़कर इतनी लंबाई में आ गया हूँ। अब ऐसा नहीं होगा कि अगर मेरी प्राकृतिक मृत्यु होती है तो मैं बूढ़ा होऊंगा, तो बूढ़ा होने के साथ साथ मेरा आकार और लंबाई घटेगी और फिर बाद में मैं छोटा होकर मरूंगा। ऐसा नहीं होता। इसलिए हमारे अंदर वृद्धि एक दिशीय वृद्धि होती है, या इसको कहते हैं अनुत्क्रमणीय वृद्धि, मतलब इरिवर्सिबल ग्रोथ, जो उल्टी नहीं हो सकती। जबकि निर्जीवों में जो वृद्धि होती है वो होती है द्विदिशीय वृद्धि, क्योंकि वो दोनों दिशाओं में होती हैं। बहुत समय से मृदा के कण बन बनकर पहाड़ बनाते हैं, लेकिन अगर कोई भूकंप आ जाए या ज्वालामुखी फट जाए या तेज आंधिया तूफान हो जाए या अम्लों की वर्षा हो जाए तो ये पहाड़ और चट्टाने पुनः मृदा कणों में टूट जाते हैं। और रेत के टीले कैसे होते हैं? आंधी आ जाए तो आज रेत का टीला बन गया, कल यही आंधी इस रेत के टीलों को ध्वस्त करके दूसरी जगह रेत के टीले बना लेती है। और आपको पता ही है कोशिका विभाजन के समय कोशिका भित्ति भी टूटकर विलुप्त होने लगती है और बाद में नई बन जाती है। तो इसलिए इसको कहते हैं द्विदिशीय या उत्क्रमणीय वृद्धि, रिवर्सिबल ग्रोथ। ये था वृद्धि, क्योंकि वृद्धि हमारा परिभाषित गुण नहीं है। उसका कारण है निर्जीवों में भी वृद्धि होती है और ये वृद्धि इस प्रकार से होती है। अब